नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट विद मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। आज हम लोग बात करेंगे ओवेरियन कैंसर की। ओवेरियन कैंसर आजकल एक साइलेंट किलर के रूप में उभर रहा है विमेन हेल्थ में। इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर दीज डेज। क्यों? क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन ही बहुत मुश्किल हो जाता है इसका। तो इसकी क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इवन आफ्टर इट इज़ डिटेक्टेड इन लेटर स्टेजेस तब भी क्या इसके ट्रीटमेंट्स कैसे पॉसिबल हैं, इसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर निशा सिंह, हु इज़ द इंचार्ज एट द जेनाइटो कैंसर कंट्रोल यूनिट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी एट KGMU। और साथ ही में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सिंह, who is a senior professor at Department of Radiotherapy, Radiation and Oncology at KGMU. So, let us begin. Nisha ji, my first question, ovarian cancer है क्या और ये क्यों साइलेंट किलर माना जाता है? सो ओवरीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं पीरियड्स होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग्स रिलीज होते हैं वो ओवरी से होते हैं। तो इन ओवरीज का पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में फंक्शन है। इसी बीच कभी इनमें अगर कैंसर डेवलप होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, इसलिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं ओवरी के अंदर। सो दैट इज ओवेरियन कैंसर। सेल्स विच टेंड टू ग्रो एंड नॉट स्टॉप और फिर वो स्प्रेड कर सकता है, तो वो ओवेरियन कैंसर है। दोनों में से किसी में भी हो सकता है। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि 75% ऑफ द डिजीज़ ये पिकअप होती है बहुत लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में। अर्ली स्टेज में बहुत कम पिकअप होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। जब सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं तभी पेशेंट हमारे पास आते हैं, इसलिए उसको साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि लेट स्टेज में ज़्यादा डायग्नोस होता है। तो ऐसा क्यों, मतलब पहले क्यों नहीं ये डायग्नोसिस? क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं, बिकॉज ओवरी एक छोटा सा ऑर्गन है जो पेल्विस में है, विच इज़ डीप इनसाइड यू। तो जब वो ग्रो करता रहता है तो पेशेंट को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, पता नहीं चलता है। उससे कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होती हमेशा। जब उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसको पेट में दर्द होने लगे या वो एडवांस हो जाए और पेट में पानी भर जाए, तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं तो मतलब जो सिम्टम्स हैं वो जब तक आते हैं तब तक वो बढ़ चुका होता है, क्योंकि वो पेल्विस में ग्रो कर रहा होता है। इट इज स्प्रेडिंग टू द अदर ऑर्गन्स। ओके, तो इसकी रीजंस क्या हैं, कॉमन रीजंस? एज सच कहीं का भी कैंसर को बहुत एग्जैक्ट रीज़न बता पाना बहुत कम कैंसर्स में होता है। जैसे हम सर्वाइकल कैंसर में कहते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, ऐसा कोई कारण ओवेरियन कैंसर में नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ लोगों में ज़्यादा, जैसे कि जिन महिलाओं में कभी जिनकी गर्भवती नहीं हुई हैं कभी, या लो पैरिटी है, एक बच्चा है या बिल्कुल नहीं है, या फिर हेरिडिटरी कॉजेज़ हो सकते हैं, उनके मदर को है, नानी को है, पेरेंटल साइड में, तो हेरिडिटरी रिस्क होते हैं, जेनेटिक कॉजेज़, ओके। वो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। या ईस्ट्रोजन ज़्यादा है जिन कंडीशंस में, उसमें हो सकता है। बट एज सच ये पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि ये इसका कारण है। कोई पर्टिकुलर रीजन है? यस। ओके, ओके। एंड इसके रिस्क फैक्टर्स जैसे हम लोग बात करते हैं, रिस्क क्या क्या, जैसे कहाँ से रिस्क शुरू होता है, कौन से स्टेजेस से? स्टेजेस से रिस्क शुरू होना है। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि इन पेशेंट्स में ये ज़्यादा हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, लो पैरिटी है, उनमें हो सकते हैं। और फैमिलियल रिस्क, जो नॉन वेल नोन है, वो फैमिलियल रिस्क फैक्टर्स हैं। हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं, कुछ लोगों को ब्रेस्ट ओवरी दोनों साथ में होने का रिस्क होता है, वो भी जेनेटिक कॉजेस होते हैं। ओके, ओके, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑलराइट। सुधीर जी, जैसे मैम बात कर रहे हैं स्टेजेस की, तो कौन से स्टेजेस में अगर ये पता चल जाए तो क्योरेबल है और कौन से स्टेजेस में क्योरेबल नहीं है? देखिए, जब भी कभी कैंसर की बात करते हैं वंदना जी, कोई भी कैंसर हो, अगर वो अर्ली स्टेज सीधी सी मानी गई है। कैंसर की 4 स्टेज रहती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आ जाए तो बहुत ही अच्छा, और अधिकतर सेकंड स्टेज में जब तक के भी कोई भी ट्यूमर आता है, यही बात यहाँ एक ओवरी की कैंसर पर भी लागू होती है। तो तब तक के इसको ठीक करना अधिकतर पेशेंट में संभव रहता है।
तो अगर आप ओवरी के कैंसर की बात करेंगे, यहाँ पे मैं दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ साथ चाहूँगा कि जो हमारे अगर कुछ विज्ञान के वर्ग के छात्र इसमें अगर इस शो को देख रहे हैं, इसको प्रोग्राम को उन लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि कैंसर की जो 4 स्टेज होती हैं, उन 4 स्टेज में कैंसर की बेसिकली जो नेचुरल हिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से वो ऑर्गन को अपनी चपेट में, अपनी पकड़ में लेता है। जब फर्स्ट स्टेज का होगा तो कैंसर उसी ऑर्गन में रहेगा। ये बात ओवरी के कैंसर में भी है। तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसकी स्टेजिंग सिस्टम है, जिसको हम थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे कि ओवरी एक ऑर्गन है, जैसे अभी मैम ने बताया, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक ऑर्गन। अब अगर कैंसर ओवरी तक ही रहता है तो वो स्टेज 1 है, और एक ही ओवरी क्योंकि 2 होती है हमारे पास, दाई और बाई, राइट लेफ्ट 2 ओवरी होती है, एक ही ओवरी है या एक ही फैलोपियन ट्यूब में है, और कैंसर उसी ओवरी तक है, इवन उसकी सरफेस तक भी नहीं आया है। ओके। तब हम इसको और अच्छी तरह पहचान लेंगे। अभी जैसे बताया एक ही ओवरी में है तो स्टेज 1। अब स्टेज 1 को भी A, B, C 3 कैटेगरी में बड़े आराम से इसको हम रख सकते हैं कि अगर कैंसर कन्फाइंड एक ही ओवरी में है, सरफेस पे नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर के अंदर जो एक पेट में जो पानी होता है जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, या पेरिटोनियम में जो पेरिटोनियल एक कवरिंग होती है, एक हमारे यहाँ झिल्ली की कवरिंग होती है, उसकी वॉशिंग्स में भी अगर मैलिग्नेंट सेल नहीं आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। साथ ही साथ जब कभी अगर ये किसी तरीके से या तो सर्जरी के दौरान इसके ऊपर एक झिल्ली, इसको कैप्सूल कहते हैं, अगर वो कैप्सूल फट जाता है तब उसकी स्टेज बढ़ जाएगी। ओके, बोले तो जिस तरीके, क्योंकि हम जैसे आपको बताया नेचुरल हिस्ट्री के हिसाब से चलिए, जैसे जैसे ऑर्गन्स को ये अपनी चपेट में लेता रहेगा, इसकी स्टेज बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह अगर बाय चांस आपकी पेट की एसाइटिस में या पेरिटोनियल की जो वॉशिंग्स हैं उसमें मैलिग्नेंट सेल्स मिलने लगेंगी, लेकिन अभी तक हम केवल स्टेज 1 की बात कर रहे हैं। अब अगर आप स्टेज 2 में आएंगे तो देखेंगे ओवरी के पास क्या ऑर्गन है, ओवरी के पास है यूट्रस। तो अगर इसने यूट्रस को अपने साथ में ले लिया तो स्टेज 2 में आ जाएगा, और उसमें भी स्टेज 2A, 2B में जो और पास के ऑर्गन है यूट्रस से भी थोड़ा सा दूर, ओवरी से थोड़ा दूर, जैसे कि हमारी जो बड़ी आते हैं सिग्मोइड या रेक्टम, जो हमारे यहाँ मलाशय जिसे कहते हैं, तो उसको अगर अपने चपेट में लेगा तो वो स्टेज 2B में आ जाएगी। लेकिन अभी तक ये ऑर्गन जो हमारी बॉडी को जो क्लासीफाई करते हैं, एक पेल्विक ऑर्गन अभी भी पेल्विस में है, तो अभी भी पेल्विस में है तो स्टेज 2 तक आ गया। तो यहाँ तक तो पेट दर्द शुरू हो जाना चाहिए। पेट दर्द की भी हम आपको भी बता देते हैं उसकी कहानी। तो जब आपने स्टेज 3 में आए, अब स्टेज 3 में आए तो आप पेल्विस से थोड़ा सा बाहर आइए, जिन पेट की आप बात कर रहे थे। तो जब आप स्टेज 3 में पहुंचेंगे, फिर स्टेज 3 में वही इसकी कहानी A, B, C। तो अगर इसमें जो आपने जब पेट की बात कही, तो हमारे पेट के साथ साथ खून के बड़े बड़े पाइप जा रहे हैं, जिन्हें हम जो पाइप हमारे यहाँ ब्लड को ले जाते हैं दूसरे ऑर्गन को, उनको आर्टरी, और जो वहाँ से रिसीव करते हैं उसको वेन बोलते हैं। तो खून के 2 बड़े पाइप हैं, ओर्टा और इन्फीरियर वेना केवा। तो वो दोनों के दोनों इस ऑर्गन के स्प्रेड के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, यहीं पे कहानी शुरू होती है। उसके साथ में हमारा जो भी लिम्फ नोड होता है, जब ये कैंसर उसको इन्वॉल्व करने लगता है तो स्टेज 3 में आ जाता है। तो जब भी अभी आप पेट दर्द की बात कर रहे थे, उनको हम वैज्ञानिक भाषा में रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो जब ये रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो अपनी स्टेज 3A में आ जाता है। ओके, बोले तो लाइक हाउ डू यू डिफाइन दैट? मैंने जैसे आपको बताया, फॉर अ कॉमन पर्सन, फॉर ए कॉमन पर्सन मैं आपको बताया, पेट के जो हमारे यहाँ पर जो बेसिकली जो आप कहते हैं ना, जो ब्लड को ले जाने के लिए जैसे आर्टरी वेन होते हैं, इसी तरीके से जो उसके थोड़ा कचरा निकलता है उसको ले जाने की जो नलियाँ होती हैं उनको हम लिम्फेटिक्स बोलते हैं, और जो उनके स्टेशंस होते हैं उनको लिम्फ नोड बोलते हैं। तो अब ये कैंसर की आदत है कि ये पहले अपने स्थान पर रहता है, फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू करता है।
तो साम्राज्य बढ़ाने में इसको जो भी मिलेगा आसपास उसको इन्वॉल्व करेगा, उससे दोस्ती रहेगा, उसके साथ में रहेगा। तो अब धीरे धीरे पेट के ऑर्गन्स के साथ में रहना सीख गया। जब तक पेट के ऑर्गन्स के साथ में रहता है स्टेज 3 में रहता है। और जब स्टेज 3 में, जैसे हमने आपको बताया, अगर केवल नोड के स्टेशन को ले रहा है तो उसमें स्टेज 3 आ गया। लेकिन अगर उसके आसपास के ऑर्गन को भी लेने लगा, अब इसकी साइज पे डिपेंड हो जाता है कि कितने ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट कर लिया, 2 सेंटीमीटर से कम किया या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर लिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको और साधारण बनाते हुए सबसे पहले कैंसर अपने साथ में है, फिर आसपास के ऑर्गन यूट्रस को और बड़ी आंत को अपने साथ ले लिया, उसके बाद पेट के लिम्फ नोड को ले लिया और साथ ही साथ पेट के ऑर्गन्स को अपने साथ में लेने लगा। अब इससे ऊपर जब बढ़ता है तब ये बढ़ने के बाद में अब तक ये जो लिम्फेटिक्स का सहारा ले रहा था, अब ये ब्लड के चैनल का सहारा लेने लगता है। अब उसको हम हिमेटोजिनस अर्थात खून के द्वारा इसके पास में एक ताकत आ जाती है कि अब शरीर के किसी भी ऑर्गन तक ये अपनी पहुंच पहुंचा सकता है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे यही बात। तो अब ये इसी को स्टेज 4 बोलते हैं। जब ये हमारे फेफड़े की जो हमारी झिल्ली है उस पे आ जाता है तो 4A हो जाता है। फिर तो जिस प्रकार से ये लीवर को या आपके लंग्स को, ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है तो स्टेज 4। तो इस तरह हम किसी भी तरीके से कैंसर की स्टेज करते हैं। तो जाहिर बात है, जैसे कि आपको बताया, कि जब तक कैंसर लिमिटेड रहेगा, अपने स्थान पे रहेगा, तब तक उसको ट्रीटमेंट कर पाना आसान है। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा इसका इलाज भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो जैसे आपने इतने सारे आप लोगों ने टेस्ट करवाए हैं और सब होते रहे होंगे, तो ज़्यादातर जितने भी केसेस आते हैं, लेट्स से 100, तो उनमें से ऑन 100 और ऑन 10 कितने केसेस होते हैं जो स्टेज 3 में पकड़ में आ जाते हैं, स्टेज 4 तक पहुंच जाते हैं, या स्टेज 2 में आ जाते हैं? कभी कोई ऐसा हुआ जो स्टेज 1 में ही पकड़ में आ गया हो? तो स्टेज 1 और 2 में आते हैं पेशेंट्स, ऐसा मैंने कहा 30% अराउंड जो स्टेज 1 एंड 2 में आएंगे। 70% पेशेंट, 60-70% स्टेज 3 में आएंगे, क्योंकि उनको तकलीफ तब होगी जब वो एब्डोमेन में, पेट के ऊपर के हिस्से में जब पानी भरेगा या उसका साइज इतना बड़ा होगा, तो वो लेट आते हैं। इसलिए जैसे आप तो जेनेटो कैंसर का कंट्रोल यूनिट में हैं इतना टाइम से, तो बहुत सारे तरीके के कैंसर को डील कर रहे होंगे। सो जैसे ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन सिस्ट है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विच कैंसर डू यू थिंक इज़ द मोस्ट डेंजरस? जो गायनी कैंसर्स हैं या जेनाइटल कैंसर्स हैं, देखिए सबसे कॉमन उनमें से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स में सर्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय के मुख का कैंसर जो हम सब जानते हैं सर्वाइकल कैंसर है। उसके बाद अगर ये सिवियरिटी में देखें और शायद नंबर्स में भी हमारे कंट्री में, तो ओवेरियन ही आएगा। पूरे वर्ल्ड ओवर देखें तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो यूट्रस का कैंसर है वो ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन इंडियन सेटिंग में सर्वाइकल के बाद गायनी कैंसर्स में ओवेरियन ही आता है। और अक्रॉस द एज ग्रुप्स नॉर्मली ज़्यादातर केसेस 50 की उम्र के बाद दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यंग एज में भी एक पर्टिकुलर तरह के ओवेरियन कैंसर होते हैं जिसको जर्म सेल कैंसर कहते हैं, वो यंगर एज ग्रुप में होते हैं। ओके। सो 20 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप में भी कुछ कैंसर्स ओवरी के होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं, और यस एंड 50+ पर भी करते हैं। तो वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको एपिथेलियल कैंसर कहते हैं, और जर्म सेल कैंसर्स होते हैं जो यंगर एज ग्रुप में होते हैं। तो बहुत पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में, डिफरेंट स्टेजेस में, एंड सर्जिकली हम लोग ट्रीट करते हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी ऐड होती है। जी। तो ओवेरियन सिस्ट का क्या कोई लेना देना है ओवेरियन कैंसर से? ओके, नाउ कॉमन जो लेमैन टर्म है सिस्ट जो आप कहते हैं, बेसिकली ओवरी का अगर साइज बढ़ा तो वो साइज जो बढ़ा है वो एक ट्यूमर है, ठीक है। अब वो एक सिंपल सिस्ट हो सकती है, जैसे जो हर एवरी मंथ जो ओव्यूलेशन होता है उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। थोड़ा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो वो जो एग रिलीज हुए तो वहीं पर एक सिस्ट बन गई। तो ये इस तरह की, इनको तो फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहते हैं, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट जो एग बन रहा है वही अपने आप में सिस्ट बना, या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो ओव्यूलेशन के बाद बनी। तो ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है।
फिर कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे एक एंडोमेट्रियोसिस होती है, उसमें भी सिस्ट बनती है। तो जो कॉमन पीपल सिस्ट कहते हैं, हमारे लिए उसमें बहुत वैरायटी है, और वो वैरायटी सारी कैंसर नहीं है। उसमें कुछ नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं और कुछ कैंसरस हैं, या हम उनको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो ओवेरियन सिस्ट कैन बी एक फिजियोलॉजिकल सिस्ट हो सकती है, एंडोमेट्रियोमा हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस में भी कभी सिस्ट बन सकती हैं, और बेनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं जो कई बार बहुत बड़े भी होते हैं साइज में, लेकिन वो ये उसकी अपनी फितरत है जो ग्रोथ हुई कि वो कैंसरस हुई कि नॉन कैंसरस हुई, उसी से उसका आगे का मरीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर वो नॉन कैंसरस है तो बस वो सिस्टम ने निकाल दी और वो ठीक हो गए, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर वो कैंसरस है तो वो सॉलिड भी होते हैं, सिस्टिक भी होते हैं कैंसर्स, लेकिन तब उसके लिए फिर ट्रीटमेंट भी लंबा है और दोबारा बीमारी के लौटने का डर है। तो मेन जो दिक्कत की बात है वो है रिकरेंस। कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद भी कभी कभी ये लौटने का डर होता है, इसीलिए इससे डर बना रहता है। जी जी। सुनीश जी, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? लाइक व्हाट आर द अवेलेबल एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स फॉर दिस? देखिए, जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है ना, फिर अधिकतर मेलिग्नेंसी के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें सबसे पहले सर्जरी करके उस ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। और उसके साथ ही साथ जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी से उसकी पूरी की पूरी जो पैथोलॉजी होती है उसकी पिक्चर सामने आती है कि असल में मसला क्या है, ये मतलब किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि आजकल अब धीरे धीरे एडवांसमेंट हुए हैं, पूरी की पूरी कैंसर एटलस आ गई है, सारे के सारे जितने भी जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, अधिकतर जीन्स का इन्वॉल्वमेंट कैंसर से निकालते जा रहे हैं, उसी के हिसाब से स्पेसिफिक थेरेपीज आ रही हैं। But I mean, I'm sorry to intervene. Like that isn't that weird? Like पहले के ज़माने में तो इतना कैंसर नहीं होता था, और इसको हम लोग जीन्स से रिलेट कर रहे हैं कि जीन्स में पहले भी थी और अभी भी थी। असल में पहले के ज़माने में डायग्नोसिस नहीं हुआ करता था। आप अधिकतर जो किस भी चीज़ को, जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस, नो डाउट कि कैंसर का पहले के ज़माने में आयु नहीं थी, एज। आप देख रहे हैं ना, एक आदमी की जो एज की एक्सपेक्टेंसी है, आप अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, पहले तो आदमी तपेदिक से, ट्यूबरकुलोसिस से मर जाया करते थे। 35-40 की एज में बहुत ज़्यादा, एक बहुत कॉमन यहाँ पे जितनी भी आप समझिए महामारियाँ हुआ करती थी, गांव पे गांव चले जाया करते थे। तो जैसे जैसे अगर आप एडवांस एज में आएंगे, कैंसर का सबसे अच्छा है कि आप जितना लंबा जिएंगे उतना ज़्यादा आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। वो बहुत ही सिंपल है उसकी बायोलॉजी, क्योंकि आपके पास में हर दिन आपका जो एक जेनेटिक मटेरियल है, जिसे डीएनए कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल में हर दिन टूट फूट होती है। बहुत से एनवायरमेंटल एजेंट हैं, आप चाहे सिंपल धूप ले लें, चाहे आप धुआं ले लें, धूल ले लें, तम्बाकू ले लें, तो तमाम तरीके के खाद्य पदार्थ ले लें, इन सब चीज़ से आपके जेनेटिक मटेरियल में टूट फूट होनी तय है। तो कुदरत ने आपको एक कोटा दिया है उस टूट फूट को सही करने के लिए, एक निश्चित कोटा दिया है। जब आपका वो कोटा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो जब दोबारा से आपको डैमेज होगी तो आपके पास में उसको ठीक करने की मशीनरी नहीं होगी। जैसे ही आपकी मशीनरी ठीक नहीं होगी, ये कैंसर आना शुरू हो जाएगा। इसके जो ट्रीटमेंट की बात हम आपको बता रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने आपको सर्जरी बताया कि सर्जरी इसमें होती है। जो एडवांस ट्रीटमेंट की चूंकि आप बात करना चाह रहे हैं इस शो में, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो ओवरी का जो कैंसर है, इसमें दवाओं के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। तो इसमें जो दवाएं हैं वो एक स्पेसिफिक ब्रॉड कीमोथेरेपी से लेकर के इसके लिए स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी तक अब हमारे पास में मौजूद है। वो फिर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सर्जरी कर लेते हैं और उसके बाद में उस ट्यूमर का पूरा एक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल हमारे पास में आ जाता है, तो हमें पता लगता है कि अब हम इसमें क्या चीज़ दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग कीमोथेरेपी यूजुअली यूज करते हैं, उसमें हम कीमोथेरेपी में हम लोग बहुत सिंपल प्लेटिनम और पैक्लिटेक्सेल बेस्ड कीमोथेरेपी यूज करते हैं। लेकिन जो एडवांस ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो एक बहुत ही मज़ेदार आया है अभी, कि जब हम कैंसर का इसको देखते थे तो इसमें हमें, जैसे मैडम ने पहले भी किया था, एक फैमिली आती है, फैमिलियल कैंसर आते हैं, उसको हम ब्रेका म्यूटेंट बोलते हैं। ब्रेका एक जीन है,
आप लोगों ने अभी तमाम हस्तियों के नाम भी सुने होंगे, वो भी अपने म्यूटेशनल स्टेटस कराते हैं। अगर उनकी मदर को, सिस्टर को ये मैलिग्नेंसी होती तो वो इस जीन का एक ऐसे करा लेते हैं जी। हाँ, तो उनसे की पॉसिबिलिटी आपको है या नहीं मैलिग्नेंसी की। तो जिनमें भी ब्रेका म्यूटेशन है उसमें एक नई ड्रग आई है, पॉली एडीपी राइबोस पॉलीमरेज, ओलापेरिब नाम से, ओलापेरिब, बोल्विकापेरिब, इन नाम से एक ड्रग आई है। इसने कैसे काम करना शुरू किया कि जिस तरह हम लोग जैसे से कैंसर के बारे में जान रहे हैं, हमारे को जो कैंसर के पास में डिवीजन की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है और इसका डीएनए लगातार डिवाइड करता है, उसको भी रिपेयर चाहिए। तो जो ब्रेका म्यूटेशन होता है ये डीएनए के लिए रिपेयर के लिए जरूरी है। अब उसके पास ये मशीनरी ठीक करने की नहीं है। तो हमने क्या किया कि डीएनए दो तरीके से अपने को रिपेयर करता है। एक में उसको जो हमने अभी एक एंजाइम लिया पार्प, जिसे बोलते हैं पार्प चाहिए या ब्रेका चाहिए। तो जिसके पास ब्रेका नहीं है उसका पार्प भी इनहिबिट कर दो, उसके पार्ट को भी इनहिबिट कर दो, तो बेचारा किसी भी तरह रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो ये हमने कैंसर के साथ नए में खेल किया है कि जो ब्रेका म्यूटेंट कैंसर होते हैं उसके हम पार्प एंजाइम को भी इन ड्रग से इनहिबिट कर देते हैं, तो वो रिपेयर नहीं कर पाता। इसके अलावा जो एक जबरदस्त इसमें, हाँ, ये स्पेसिफिक थेरेपी हो जाएगी इसके लिए। और एक जो जबरदस्त थेरेपी आई है सर्जरी के साथ में, जिसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने जा रही है कि हम जो कैंसर को सर्जन जो क्या करते हैं, कंप्लीट रिमूवल कर देते हैं कैंसर का। जब उसका कंप्लीट रिमूवल कर देते हैं, जैसे भी मैडम ने बताया, तो उसके बार बार रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो अब हमने मशीन की सहायता से दवाओं को गर्म कर दिया, कैंसर की दवा को गर्म कर दिया। गर्म करने से ये होती है कि उसके जो दवा की जो पेनिट्रेशन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और इसको जो टेक्निकल भाषा में जो बोलते हैं उसको हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो इसमें आप दवा, हाइपरथर्मिया का मतलब दवा को थोड़ा आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद परफ्यूजन मशीन से सेट है, उसमें थोड़ी देर तक की वो दवा, कैंसर को जब आपने निकाल दिया उसी समय दवाइयाँ इंजेक्ट कर दी, थोड़ी देर वो आपके थैले में पड़ी रहेंगी और फिर उसके बाद में उसको ड्रेन कर लिया। तो इससे भी कैंसर में एक नया आया है। तो हमने एक एडिशन आपको बताया पार्प इनहिबिटर का, एक बताया आपको हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी का, और एक और आया है जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, धीरे धीरे भारत में उपलब्ध होगा। इसे बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। एंटीबॉडी आप लोगों को सबको पता है कि हमारे कोई भी एंटीजन होता है उसके लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, तो वो उस एंटीजन को ख़त्म कर देती है। तो यही कैंसर के साथ में अब हम खेल करने जा रहे हैं कि कैंसर के पास में फॉलिकल रिसेप्टर है। तो जो कैंसर हमारी आम दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ये कैंसर इतना नोटोरियस होता है कि आप इसको किसी भी तरह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये उसके लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेगा। तो अब इसने क्या किया कि ये जब प्लेटिनम आपने देना शुरू किया, तो एक फोलेट रिसेप्टर अल्फा होता है, उसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी आजकल जो बनाई है वो मिरवेटुजिमैब है, और उसके साथ में हमने एक ड्रग को, एक दवा को मिला दिया है। तो वो दवा सोर्बिटेंसिन कहलाती है, सोर्बाटेंसिन। तो जब ये दवा उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद में हमारा एक एंजाइम होता है, वो इस दवा को रिलीज करता है, और ये स्पेसिफिक DM4 मॉलिक्यूल्स है जो सीधा जाके कैंसर की जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है उसको बिल्कुल क्षत विक्षत कर देता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक है कि जिस भी केवल जहां पर वो रिसेप्टर होगा वहां पे ये एंटीबॉडी चिपकेगी। जब ये एंटीबॉडी चिपक जाएगी तुरंत उसी जगह पे दवा रिलीज होगी और उसको तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी था, एक वैल्यूएबल एडिशंस हमने 3 तरीके के नए ट्रीटमेंट जिसके बारे में आपने बात करना चाही थी, नए वैल्यूएबल ट्रीटमेंट इसमें ऐड किए हैं, पार्प इनहिबिटर के रूप में, हाइपेक थेरेपी के रूप में, और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट के रूप ये कौन सी स्टेजेस में काम करती है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिवली? में। ये अधिकतर जितने भी उपाय हैं ये सभी एडवांस स्टेज के लिए रखे गए हैं। एडवांस स्टेज के लिए इसलिए कि ये अभी एक तो जितने भी हैं सबके सब रिसर्च मॉलिक्यूल से आए हैं, और साथ ही साथ
प्लेटिनम रेजिस्टेंट जिनमें पहले से दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनको हम अपनी ट्रेडिशनल जो हमारी कीमोथेरेपी चलती आई उनसे ट्रीट करते हैं। जब कैंसर उनसे रेजिस्टेंस अपनी प्रतिरोधक क्षमता ले लेता है और फैला हुआ कैंसर होता है, तभी रेजिस्टेंस जब उसमें आ जाता है, तभी ये दवाइयाँ यूज की जाती हैं। लेकिन साथ ही इस समय अभी क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट में है अभी, तो इसी वजह से ये बहुत 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 कॉस्टली मेडिसिन है। Okay. Still, at least they are curing stage 4 and stage 3, ना? तो that is really good. So, ऋषभ जी, जैसे हम लोग स्टेज 3, स्टेज 4 की बात कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँच ही जाता है ओवेरियन कैंसर 70 to 80% केसेस में, जैसा कि आप बता रही थी। तो क्या इसके कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे व्यक्ति या कोई फीमेल जान सकती है कि मेरे को शायद ऐसा हो और मुझे आई शुड बी विजिटिंग अ गायनी फॉर दैट? सो यस, ओवेरियन कैंसर के जो आमतौर पर लक्षण है वो है पेट फूलना, या किसी तरह का कोई एक पेट में जैसे भारीपन महसूस होना। कभी कभी जीआई सिम्टम्स भी होते हैं, खाना नहीं पच रहा है, आप एंटासिड्स ले रहे हैं लेकिन 2 महीने 3 महीने हो गए और आपको ये अपच की शिकायत बनी हुई है, ब्लोटिंग की शिकायत बनी हुई है ना, पेट फूलता जा रहा है, कोई भारीपन नीचे हो रहा है, तो ये लक्षण है। वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, ये लक्षण हो सकते हैं। तो कई बार बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि पेशेंट सोचते हैं कि जीआई प्रॉब्लम है, मतलब आप, हाँ, वही हम पूछने जा रहे थे। जैसे जनरली लोग उसके लिए गैस तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसमें पीरियड्स की प्रॉब्लम सिर्फ कुछ एक में होती है, अधिकतर ओवेरियन कैंसर में नहीं होती। पेट में पानी भर जाता है या एक ट्यूमर जैसा भारी सा कोई नोड्यूल फील होता है, तो ये सब लक्षण ज़रूर हैं कि गायनेक के पास दिखाओ। ओके, तो मतलब भारी सा फील होएगा, लगेगा जैसे कि पानी का कोई थैला सा भर गया है एंड ऑल दैट। ये सब एडवांस में होगा। लेकिन लोअर पेल्विस में जैसे दर्द के साथ महिलाएं आती हैं नीचे के हिस्से में, उस कंडीशन में भी दिखाना चाहिए, क्योंकि तब हो सकता है आप अर्ली स्टेज में उसको पिकअप कर लें। जब उसका साइज इतना ही छोटा है तो आप उसको पिकअप कर सकें। तो ये लक्षण होते हैं। और इसका प्रिवेंशन क्या है, जैसे आप बता रहे थे कुछ कि इसके प्रिवेंटिव? तो इससे बचाव के लिए एज सच तो अगर जनरल पॉपुलेशन में हम कह पाएँ कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो बहुत क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है उसमें ज़रूर हमारे पास प्रिवेंशन के तरीके हैं। तो फैमिली हिस्ट्री अपने परिवार में आपस में, एक तो मैं जनरल कहना चाहती हूँ, लोग शेयर करें कि किसी को कोई ऐसा कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, अगर परिवार में महिलाओं में या मतलब किसी भी प्रीवियस जनरेशन में अगर हुआ है तो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं है। लोगों को अपनी फैमिली में, खानदान में नहीं पता होता कि किस किस को ये, क्योंकि लोगों को लगता है ये बातें नहीं बतानी चाहिए। तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब हम फैमिली हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, फिर उनका एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। तो एक हमारे यहाँ हेरिडिटरी कैंसर क्लिनिक भी चलता है हमारे डिपार्टमेंट में, तो उसमें हम यही करते हैं कि जितने पेशेंट्स को ये एपिथेलियल कैंसर्स हैं उनकी जब पूरी लेते हैं, तो हमने पाया, एक स्टडी हमने की थी कि 11% केसेस में निकल आया कि फैमिली में था ऐसा। तो जिन लोगों को ऐसा है वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। अगर उस पेशेंट का जेनेटिक टेस्ट हुआ है, जो ब्रेका टेस्टिंग की बात की, तो उस ब्रेका पॉजिटिव वाले जो कैंसर्स होते हैं वही फैमिलियल टेंडेंसी वाले होते हैं, जो हेरिडिटरी के पास। तो अगर किसी को पता है कि ब्रेका म्यूटेशन उसकी फैमिली में किसी कैंसर में थी, तो उसकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स को ये रिस्क है कि वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो उसका तरीका, तब हम उनके जिनके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है और वो ब्रेका पॉजिटिव हैं, म्यूटेंट कैरियर्स हैं, तो हम उनको 35 की उम्र तक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर रखते हैं, जो कि रिस्क रिड्यूस करते हैं। जो सिंपल हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो लोग लेती हैं महिलाएं, उनको रिस्क इसका नहीं होता, कम होता है। और एक बार फैमिली कंप्लीट हो जाए तो 40 की उम्र के करीब के बाद हम कहते हैं आप अपना ट्यूब्स एंड ओवरी निकलवा दीजिए। तो ये एक रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी है, जिसको हम कहते हैं रिस्क रिड्यूसिंग सेल्फिंगोफरेक्टमी। मतलब ट्यूब्स एंड ओवरीज 40 की ईयर के बाद उनके, जिनके when you don't need them, हाँ, बिकॉज दे हैव द रिस्क, क्योंकि रिस्क जो होता है वो एक्चुअली 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा होता है, लेकिन हेरिडिटरी वालों में 10 साल पहले होता है, जल्दी होते हैं।
तो इसलिए उनमें हम कहते हैं कि आप ये सर्जिकल प्रिवेंशन हम दे सकते हैं उनको। और जब तक बच्चे नहीं हुए, फैमिली कंप्लीट नहीं, तो एटलीस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर रहें। लॉन्गर द ड्यूरेशन, जितने लंबे समय कॉन्ट्रासेप्टिव लिया है उतना रिस्क रिडक्शन होता है। तो ये 2 मैसेज मैं 2-3 That is a wonderful thing. Like people generally, females generally avoid taking contraceptives. yes, so they have really other benefits apart from contraceptive benefit। मतलब गर्भ निरोधक तो वो है ही है, पर वो कई बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो ये एक मैं मैसेज इसके थ्रू देना चाहती थी। बाकी जैसा ट्रीटमेंट की आप बात करी थी, जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, नए ये सब आए हैं जो एडवांस्ड में यूज़ होते हैं और रिकरेंस में यूज़ होते हैं जब वो वापस आ जाता है कैंसर। लेकिन रूटीन सर्जरी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और काफ़ी सारी थर्ड स्टेज को भी अच्छे से ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी से कंप्लीट निकाल दिया जाता है ट्यूमर और उसके एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं, और उसके बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं 6 साइकिल्स की, तो जिससे कि वो रेकरेंस ना हो। बीमारी तो निकल गई लेकिन माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, उसको दबाए रखने के लिए अब फिर वो सेल्स बढ़ सकते हाँ वो डिफॉल्टर होते हैं। तो एक मैसेज मैं ये देना चाहती हैं, हूँ, जैसे कि सब बोल रहे थे वो नोटोरियस होते हैं। हाँ, तो एक मैसेज ये है कि अगर आपका इलाज शुरू हुआ है तो घबराएं नहीं, इलाज पूरा कराएं। कीमो से पेशेंट्स डरते हैं, बाल चले जाते हैं और थोड़ी तकलीफें होती हैं, लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो रिकरेंस के चांस कम होते हैं, तो वो कवर करता है। अप टू अर्ली स्टेज 3 इट कवर्स। Alright, okay. So, there's this one more question, Sudhir जी, जैसे कि आप benign और malignant बता रहे थे, अगर स्किन के ऊपर कुछ वो है cyst या कुछ जैसे like there's some lump kind of a thing. So how does a person know कि वो benign है या नहीं है, malignant है या नहीं, कोई painful होता है या क्या होता है, कोई उसका तरीका है जानने का? अब देखिए, कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो आप स्कैल्प से लेकर के और आपके ग्रेड टो तक किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को अफेक्ट कर लेती है। जैसे कि आपको बताया, बिनाइन और मैलिग्नेंट का बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। यदि उसकी प्रोपेंसिटी, उसकी क्षमता, उसकी हैसियत किसी भी तरीके से उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को होने में या आसपास के स्प्रेड करने का जो इसका एक तरीका होता है, इसके स्प्रेड करने के अमूमन 3 तरीके होते हैं। या तो ये वहीं पे लोकल इन्वेजिव हो जाता है और आसपास के ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट करने लगता है। अगर कहीं पे भी, जैसे आप स्किन की बात कर रहे हैं, तो वो स्किन के नीचे, जितने भी स्किन के नीचे जो भी आएगा, चाहे वो वेसल आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके की नर्व आएगी या किसी भी तरीके की बोन आएगी, उसको अगर इन्वॉल्वमेंट करने की इसकी क्षमता है, या साथ ही साथ जो आसपास के, जैसे हमने शुरुआत में बताया था, लिम्फेटिक्स के थ्रू कहीं जाने की क्षमता है या ब्लड वेसल के थ्रू जाने की कहीं क्षमता है, तो उसको हम यूजुअली कैंसरस या मैलिग्नेंट बोलते हैं। और जो इसमें किसी भी ऑर्गन की एक हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन रखते हैं, जो उसकी एक ये तो बहुत डीप डेफिनेशन हो गई। एक कॉमन व्यक्ति जैसे कॉमन व्यक्ति अगर छू के नहीं बता सकता, देखिए कई बार जो गांठें होती हैं, जो खासकर इन्फ्लेमेशन की या इन्फेक्शन की होती हैं, वो दर्द भरी होती हैं, उनमें लालपन ज़्यादातर होता है, ठीक है, और वो आपको ऐसा नहीं बहुत लंबे समय तक पड़ी नहीं रह सकती। कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल बिनाइन हैं और बहुत बहुत लंबे समय तक सिस्ट होती हैं, जो अमूमन हमारे यहाँ पर कोई भी सिस्ट होती है, कोई भी लाइपोमा होता है, जो फैट का टिश्यू होता है, जो डिपॉजिट होकर के पड़ जाता है, लेकिन वो एक हद तक ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि वो किसी तरीके से आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट का डिस्ट्रक्शन करता हो। तो कोई भी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ने लगे, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा भद्दा और चेंज होने लगे, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। उसके ऊपर घाव पनपने लगे, जिसको हम फिर अल्सरेशन कहते हैं, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। नहीं तो अमूमन तौर पर ये एक, जैसे कि कैंसर कोई देखने वाली डायग्नोसिस नहीं है। कैंसर एक सेलुलर डायग्नोसिस है, जिसे आप माइक्रोस्कोप से देखकर ही किसी भी तरीके से बता सकते हैं। तो उसमें जब भी कभी किसी भी तरीके से आप जब क्लिनिशियन के पास में चले जाते हैं, तो उनके पास तमाम तरीके के अनुभव भी होते हैं, साथ ही साथ उसको जांच करने के तरीके भी होते हैं, जिन्हें हम अपने बहुत ही सामान्य भाषा में एफएनएसी या बायोप्सी प्रोसीजर के थ्रू हम लोग उसमें पहचान लेते हैं। तो यही तरीके हैं जो कैंसर को बिनाइन से मैलिग्नेंट में
किसी भी तरीके से उसको डेफर करते हैं, उसमें डिफरेंस लाते हैं। निशा, कमिंग टू यू, लाइक आई नो समवन जिनको कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो का प्रॉब्लम रहता है और पूरे टाइम गैस बन रही है एंड पेट में दर्द है एंड ऑल दैट, और लेकिन वो गैस का गोली लेके दर्द कम हो जाता है। तो क्या आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसे फीमेल्स के लिए कि उनको किस स्टेज पे दिखाना चाहिए? जब लगे कि गैस की दवाई से आराम नहीं मिल रहा है तब दिखाना चाहिए? हाँ, मतलब अगर 2-3 महीने हो गए हैं और आप किसी समस्या से हैं, आप हर बार गैस्ट्रो या जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएं। सो इट्स लाइक दैट। यस, बट देन यस, बिकॉज ये सिम्टम्स कभी-कभी इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं। और बेसिकली देखिए, मरीज को पेट मतलब पेट, उसमें सब कुछ है, आंतें भी हैं, यूट्रस है, ओवरीज हैं, ब्लैडर है। उनको क्लियर नहीं होता कि ये तकलीफ किस ऑर्गन की वजह से है, तो इसलिए। ओके, कमिंग बैक टू यू सुधीर जी, जैसे आपने लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, क्या इसके कोई ऑल्टरनेटिव या वैकल्पिक ट्रीटमेंट्स भी हैं, उपचार भी हैं? देखिए, वैकल्पिक उपचारों की हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं उनमें हमारे पास में जो अधिकतर हमारे पास तो जो जितने भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम अधिकतर या तो ड्रग्स के थ्रू, या हमने आपसे बताया जो इम्यूनोथेरेपी है उसके थ्रू, या सर्जरी के थ्रू, या रेडिएशन के थ्रू, हमारे पास में जो ऑप्शन हैं, हमारी जो विधा है एलोपैथिक में, उसमें हम इसी प्रकार के ट्रीटमेंट पे हम चर्चा करते हैं कि या तो हम इसको कीमोथेरेपी दवाओं के माध्यम से, सर्जरी जिसमें हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं इसका, या इम्यूनोथेरेपी, आजकल इम्यूनोथेरेपी आ गई है तो इम्यूनोथेरेपी से या रेडिएशन से हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। अन्य वैकल्पिक विधाओं की चर्चा हमारे क्षेत्र से इसमें बाहर है। सर, इम्यूनोथेरेपी बोले तो? इम्यूनोथेरेपी के लिए फिर मैं बहुत ही आराम से, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो, आप खुद सोचिए, हमें कोई भी बीमारियां क्यों नहीं होती? हमें कोई भी बीमारियां इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास अपने पास में एक हमारी इम्यूनिटी है, हमारा जो प्रतिरोध क्षमता है कि बाहर से कोई भी एंटीजन हमारे शरीर पे हमला करने आएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको खत्म कर देगा। ये थोड़ा सा इतना शैतान है कैंसर का जो बीमारी है कि ये जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे दोस्ती कर लेता है इसका एंटीजन। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम से जब ये दोस्ती कर लेता है तो वो इसको मारता नहीं है, बल्कि इसको पनपने में बढ़ोतरी करने लगता है, पनपने में बढ़ोतरी करता है इसकी। तो इसी वजह से जो अब हमने इसके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, धीरे धीरे हम उन तकनीक के सहायता से ये पहचान पा रहे हैं कि वो किस तरीके के रिसेप्टर्स हैं जिनसे इसने दोस्ती करी। तो जब हम लोगों ने पाया कि हम लोगों ने कुछ एक जो डेथ करते हैं, प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर्स बोलते हैं उसको हम, तो और उसके लाइगेंड्स होते हैं, तो उनको हमने पहचान लिया। तो ये उनके थ्रू जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे दोस्ती कर लेता है। अब हमने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली हैं, तो हम उस दोस्ती को तोड़ने में इम्यूनोथेरेपी की मदद से कामयाब हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं PD1 और PDL1 रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी तैयार कर चुके हैं, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम अब एक्टिव हो जाता है। हाँ, नहीं, एंटीबॉडीज वाला नहीं है मैम, कि इसमें क्या हुआ है वंदना जी कि उसके जिस रिसेप्टर से ये हमारे इम्यून सिस्टम से दोस्ती कर रहा था उस रिसेप्टर को हमने खत्म किया एंटीबॉडी के थ्रू। तो अब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, अब वो पहचानने लगता है कि नहीं ये तो कैंसर सेल है, इसको खत्म मुझे करना है। तो ये अब हमारे जो इसने जिसे हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड कर दिया था उसको अब ये पहचानने लगता है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। निशा जी, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं सारे प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो हम लोग रेगुलरली कुछ ना कुछ टेस्ट तो कराते ही रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि रेगुलर चेकअप्स के साथ हम लोग इसके लिए भी कुछ चेकअप्स करा लें और पता चल जाए, पहले ही स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए? बिल्कुल सही कहा। इसके लिए कुछ बड़ी लंबी रिसर्चेस हुई हैं, क्योंकि यही थॉट था कि अगर हम एनुअल चेकअप कराते रहें, या तो क्लिनिकल चेकअप या अल्ट्रासाउंड, या एक ट्यूमर मार्कर होता है CA-125, और इन तीनों को मिलाकर भी कुछ कोशिशें की गई, लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट बहुत यूज़फुल नहीं आया।
इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना एनुअल चेकअप ना कराएं। एनुअल चेकअप जब होता है तो उसमें गायनी चेकअप हो गई, तो जो लोग इस चीज़ को करते हैं तो अच्छी बात है। बट समटाइम्स इट में इट में ग्रो सो फास्ट कि आपके उस एक साल से दूसरे साल के चेकअप के बीच में ग्रो कर गया। सो बिकॉज ये विद इन 6 मंथ्स टाइप डिजीज ग्रो करती है, तो इसलिए उससे बहुत बेनिफिट पाया नहीं गया। बट जो लोग करा सकते हैं, सो इट में ग्रो लाइक विद इन 6 मंथ सिम्टम्स हल्के से थे, फिर जब तक आए तो वो स्टेज 2-3 पर आ गए ना। सम में कम इन अर्ली स्टेज ऑल्सो। सो पीपल शुड गेट देयर एनुअल चेकअप्स डन, जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो रेगुलर उसमें कराते हैं। तो उसमें एक, जैसे हम पैप्समियर की बात ज़्यादा करते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर है उससे प्रिवेंशन के लिए, वो डेफिनेटली उसका बहुत रोल है। बट इसमें हाँ ये है कि कोई सिस्ट वगैरह अगर मिल जाएगी ओवरी में, कोई ग्रोथ मिल जाएगी, तो फिर उसको इवेलुएट कर लिया जाएगा, ये बेनिफिट होगा जी। हाँ, बट टू रेकमेंड फ्रॉम माई साइड कि जनरल पब्लिक शुड ऑल गो फॉर दिस, ये साइंटिफिकली अभी प्रूवन नहीं है। जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग हेरिडिटरी वाली डेफिनेटली है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको कराना चाहिए, उनके लिए जरूर। दरअसल किसी भी, जो ऐसे मैम बता रही हैं, हर एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम के कुछ नियम होते हैं। आप जब स्क्रीनिंग प्रोग्राम कराते हैं, क्योंकि आपको मतलब कोई भी चीज करानी है तो ऐसे ही नहीं करानी है, उसका रिजल्ट आना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी का आप दर्द कराने वाले को भी देंगे, बिन वजह की टेंशन देंगे। तो स्क्रीनिंग के जो सबसे अच्छे नियम है, वो कुछ एक मूलभूत नियम है कि जिससे बीमारी बहुत कॉमन हो, बहुत कॉमन हो। दूसरा, हाँ, जैसे अभी बताया कि सर्वाइकल कैंसर एक दो बीमारी जो कॉमन होने के बाद में आप उस बीमारी को इनिशियल स्टेज पे पकड़ने के लिए आप पे चीज हो कि मतलब इस तरीके का साधन है जो उस बीमारी को इनिशियल स्टेज पर पकड़ रहा है। और साथ ही साथ उस इनिशियल स्टेज पे ऐसा नहीं कि केवल उसको पकड़ लेना है, उस इनिशियल स्टेज का ट्रीटमेंट आपके पास में होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप अगर इसको इनिशियल स्टेज पे पकड़ रहे हैं तो। और साथ ही साथ में जो सबसे जबरदस्त चीज है वो ये है कि क्या आपने वाकई बेनिफिट दिया। पता चला कि कभी कभी हम लोग बड़ी इसमें मतलब कुछ ट्यूमर इस तरीके के हुए हैं कि हमने उनको समझा कि हमने इसको इनिशियल स्टेज पर पकड़ लिया और फिर हमने उसको उसी समय से ट्रीटमेंट शुरू किया और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। और एक हमने पेशेंट जब सिम्टम्स में आया था, जब वो बगैर पकड़ के आया था, तब से पकड़ में आया और फिर भी उतने ही टाइम पे सरवाइव किया। तो ये इसी वजह से इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हुए तभी कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम डिजाइन की जाती है। जैसे लंग कैंसर पे बहुत पहले चर्चा चली है कि लंग कैंसर के लिए हम सीटी स्कैन करा लें, तो सीटी स्कैन से पता चला कि आपने उसको कहने लगे कि हमने इसको इनिशियल स्टेज में पकड़ लिया, ट्रीटमेंट आपने तभी से शुरू कर दिया। सोचिए, फर्ज कीजिए यहाँ पे कि मनुष्य मतलब जो व्यक्ति था वो 5 साल तक जिया, अब उसको 1 साल के बाद आना था क्लिनिक में, वो 1 साल के बाद आया और 4 साल तक जी गया। तो ये कहने में इसी वजह से इसमें जो सबसे बड़ा है कि हर एक ऑर्गन के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी आज की डेट में नहीं लाए जा सकते। नो डाउट साइंस इवॉल्विंग है, किसी भी तरीके से हर दिन एक नई चीजें आ रहे हैं। आने वाले टाइम में शायद ये और इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाएगा। और जैसा कि मैम ने बताया, फिलहाल तो वो लोग ज़्यादा जागरूक रहें जिनकी मदर में, जिनके फादर में जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो ज़्यादा खासकर, जिनके किसी भी तरीके से नानी, मौसी, बहन, इन सब में इस प्रकार की अगर बीमारी की हिस्ट्री है, आंतों का कैंसर है, किसी भी तरीके से आपका ब्लडर का कैंसर है, तो उसको थोड़ा इसमें जागरूक प्रीवियस ही नहीं है, प्रीवियस सेम सिस्टर्स, डॉटर्स, इट्स ऑल अराउंड, किसी को भी है। आजकल कैंसर हैज बिकम वेरी कॉमन, तो व्हाई इज दैट सो? So like I know some people and recently लगातार back to back there are 3-4 cases that have come. Yeah, one was the life expectancy, उन्होंने पहले बताया, जैसे जैसे बढ़ रही है और ओल्डर एज में बॉडी में चेंजेस होते हैं। यस, तो होते हैं, ठीक है। एक तो यही है रीज़न, क्योंकि म्यूटेशंस होती रहती हैं, जितना लंबा आप जिएंगे उतने बॉडी में डिस्टर्बेंसेस आएंगे विच विल लीड टू। दूसरा, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, फूड, एयर, जितनी सारी चीज़ें, बहुत सी हमें पता है, बहुत सी हमें नहीं पता है कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में क्या कर रही है नुकसान, और वो नुकसान
कहीं अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है और उससे कुछ ऐसी चीज़ एंजाइम्स में और उसमें गड़बड़ी आ रही है। तो इसलिए एक ओवरऑल तो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में मॉलिक्यूलर कॉजेस निकल के आ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैम की बात में कि जैसे जिस तरीके से एक तो मैम ने बताया उम्र के साथ में जो हमारा कैंसर हो रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो जीवन शैली में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आया है। लोगों का खान पान जो है वो बहुत हद तक की इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ ओबेसिटी का फैक्टर किसी भी तरीके से बढ़ा है। तो जितना मोटापा है, मोटापे की वजह से अपने आप में मोटापा कई कैंसर को जन्म दे देता है। फिजिकल इनएक्टिविटी और साथ ही साथ जो ये जंक फूड है, जंक फूड की वजह से इंटेस्टाइनल कैंसर वगैरह ये सब के सब अच्छी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं आपसे कि जितना भी आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, जितनी फिजिकल इनएक्टिविटी आपकी कम होगी, जितना ओबेसिटी, खासकर जैसे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट की ओबेसिटी ज़्यादा है, वेस्ट से ज़्यादा गर्थ आ जाती है, तो वेस्ट की गर्थ ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास में कैंसर के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। साथ ही साथ लोगों के स्मोकिंग का पैटर्न, अल्कोहल इनटेक, इन सब की सब चीज़ें बढ़े हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें तो ऑटोमोबाइल से जो कम्बशंस है, इसके अलावा जितना भी आप बारबेक्यू फूड खाते हैं, बारबेक्यू फूड से आपको रेक्टम के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा तरीके से, अब पहले से ये था कि मतलब मेल्स में ही ज़्यादा थी, फीमेल में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर स्मोकर्स का है। तो एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादातर यहाँ पे इसमें इस समय प्रभावित कर रहे हैं, और लोगों की उम्र बढ़ी है तो उनका एक्सपोजर इन एजेंट से लंबे टाइम तक उनका एसोसिएशन हो रहा है। इसीलिए जब भी कभी अब क्रोनिक डिजीज में कैंसर अब नंबर 2 किलर पे आ गया है। मतलब आप अगर मोर्टेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पहला कार्डियक और उसके बाद में अब नंबर 2 एक्सीडेंट के बाद में अब कैंसर आने जा रहा है। It was a very informative discussion with you two. बहुत सारी information मिली हम लोगों को. Basically, to end with, I think, I mean, please correct me if I go elsewhere. Like ovarian cancer आज भी एक बहुत ही formidable challenge बना हुआ है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन। लाइक आप शुरू में ही आप अपने आप को चेक करते रहिए और जानकारी कोशिश करिए कि अपने आप को आप जान पाएँ, अपने आप को चेक कर पाएँ कि आपको डेवलप हो रहा है या नहीं, so that it does not remain a silent killer in the females. निशा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? फैमिली हिस्ट्री को मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहूँगी, और जनरल अवेयरनेस अबाउट योर ओन बॉडी डेफिनेटली, एज यू सेड, इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, एनीथिंग. एंड डोंट गेट स्केयर्ड, डोंट हाइड योरसेल्फ, गो एंड मीट योर डॉक्टर, देयर विल बी आंसर टू एवरीथिंग. और साथ ही साथ इसमें जैसे मैम ने बताया फैमिली हिस्ट्री, और साथ ही खासकर ऐसी महिलाएं जिसमें इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री हो, जिनमें फैमिली साइज छोटा है या उनका फैमिली एक्सटेंशन नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ जिनमें अर्ली एज में ही मिनार्की हो चुकी है और लेट मेनोपॉज हुआ है, अर्थात ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बहुत दिन तक के ज़्यादा रहा है, जिनमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन लोगों ने ली है, या एक कंडीशंस होती है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस उसको बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या रही है, तो इस तरीके की महिलाएं भी इसमें सजग रह सकती हैं। इसमें जो जिस तरीके से मैम ने बताया है कि अपने किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स आने पे जल्दी से गायनेकोलॉजिस्ट को मिल सकती हैं, और साथ ही साथ एक रेगुलर चेकअप भी करा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. सजग रहें, स्वस्थ रहें. धन्यवाद.